अच्छा, मैंने कहा शायद वो इंटरनेट का कोई मसला हो गया। इंटरनेट का नहीं था, ये कोई कंप्यूटर ही बंद हो गया था। तो 4 दफा अच्छा, रिबूट किया है वो, फिर वही आ जाता, पता नहीं क्या मसला। अच्छा, सही। तो सर बिजी तो नहीं, अगर आप कोई नहीं काम नहीं अगर हो तो? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई अच्छा, मसला नहीं। सही। ये बड़ा अच्छा चल रहा था, ये जो टास्क है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये बस आपसे कर लूँ, हाँ तो हाँ, बस मेरी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये आप एक दफ़ा ज़रा बस करवा दें, क्योंकि हाँ एग्जाम आप बता रहे हैं ना इसी से ही आता है। मैं तो ये देखा ही नहीं पहले, गौर ही नहीं किया। जब हाँ पीएमपी किया, आरएमपी किया, उसके बाद भी ये टास्क वगैरह इन पे गौर नहीं किया। वैसे मुझे पता था कि इस तरह आता है, लेकिन हाँ, कभी इस तरह गौर नहीं किया। हम बुक ही शुरू कर बिल्कुल देते हैं अलिफ से, ये था। एग्जैक्टली। अच्छा, स्ट्रेटजी की तो हम बात कर रहे थे। अ, जी, तो पहला वाला टास्क हमने कहा था कि एक तो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बने, उनके अंदर जी, क्या क्या कुछ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, जो भी आपकी गुड प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। जी, रेगुलेशंस कौन से, जो आपकी कंपनी के रेगुलेशन है। सही। आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं उस इदारे के अपने भी तो कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स होंगे, जो कि आपके जी, प्रोजेक्ट के ऊपर लागू होंगे और आपके स्केड्यूल पे इफेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो सही। गवर्नेंस ठीक। गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, गवर्निंग बॉडी, उसके कुछ स्टैंडर्ड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज सही। प्रोसीजर्स होंगी। अच्छा, ये सब कुछ क्यों, इनको खातिर में लाना है हमने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए। क्योंकि हो सकता है ठीक। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी हो कि रिकॉर्ड कितना मेंटेन किया जा सकता है, कितनी एक्यूरेसी में जाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो मतलब वो चीजें सही। अगर हमारे स्केड्यूल कॉन्फ़िगरेशन को असरअंदाज हो सकती हैं, तो उन तमाम पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को हमें लिहाज रखना पड़ेगा। और क्या सही। इसके इसको मद्देनजर रखने से क्या फायदा होगा। वी विल बी एबल टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, storage, retrieval, maintenance, change control and baseline schedule control। सही। मतलब जो ठीक। जो आपका स्केड्यूल मॉडल बनता है, उसकी जी, कहानी मैंने आपको बताई थी ना, स्केड्यूल मॉडल कैसे बनता है। जी, जी, जी। जनरल उसका पता है, हाँ जी। टूल है और मेथड है। एग्जैक्टली ये exactly। एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स हैं सारे, वो मिलेंगे तो हाँ, स्केड्यूल बन जाएगा। स्केड्यूल बिल्कुल। अच्छा, देखें, आपने इस इधर एक तो बनाया, अपना स्केड्यूलिंग मेथड चुना, फिर जी, आपने स्केड्यूलिंग टूल उसके अंदर रहते हुए इस्तेमाल किया। टास्क 3 में लिखा हुआ है, establish जी, scheduling policies and procedures regarding methodology, selection of scheduling जी, tool, scheduling parameters, performance thresholds, activity granularity, कितनी गहराई तक जाना है, प्रेजेंटेशन का ठीक। फॉर्मेट, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनालिसिस की कौन सी जी, टेक्निक इस्तेमाल होगी, ये भी स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में लिखा जाएगा। एंड अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स बाय यूजिंग सही। रिसोर्सेज सच एज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स in order to सही। develop the schedule management plan and standardized operational procedures। सही। ठीक है जी। मकसद ठीक। इधर ठीक। हमारा स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बनाना है। तो आप ये देख लीजिए कि हमें यहाँ किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ा। टास्क 2 में कहता है डेवलप स्केड्यूल अप्रोच। आप अपनी अप्रोच सिलेक्ट करें कि मैंने कौन से तरीके, मतलब मेथड सिलेक्ट करें ना पहले कि यार मैं क्या जी, पर्ट के ऊपर काम करूंगा कि सीपीएम पे करूंगा कि कौन से तरीके पे करूंगा, ये आपकी चॉइस है। ठीक। अपने प्रोजेक्ट को देखते सही। हुए अपनी अप्रोच सिलेक्ट करें बेस्ड ऑन द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर। क्योंकि एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स आपके ऊपर असर अंदाज हो रहे हैं, उनके असर के जी, अंदर रहते हुए कौन सी अप्रोच बेहतर रहेगी इन ऑर्डर टू सही। डिफाइन स्केड्यूल रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब बात ये ना कि हम कुछ कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे हैं, तो हम जिस जी, माहौल में काम कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें टेलर करना पड़ेगा। तो ये आपने सही। देखा कि बिल्कुल। तकरीबन एक ही चीज को एड्रेस कर रहा है, लेकिन वो एक में पहले वाले में गया है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, स्केड्यूल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में। फिर उसने डेवलप स्केड्यूल अप्रोच की बात की है। फिर उसने कहा जी कि अब ये वो जो मैंने सारी बातें आपको बताई थी कि उसमें कितनी गहराई तक जाना है, क्या हिसाब किताब रखना है, मतलब स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान के लिए। उसके बाद सही। चौथे टास्क में कहता है डेवलप द स्केड्यूलिंग रिलेटेड कंपोनेंट्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स। क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं स्केड्यूल इंटीग्रेशन। कैसे, वो कहता है जो स्केड्यूल बनाया है, आपने कहा ये काम 4 दिन में हो जाएगा,
तो भाई रिसोर्स भी इसके हिसाब से रखे हैं कि नहीं रखे, पता लगे रिसोर्स तो किसी और ही हिसाब से रखे हुए हैं। और या कॉस्ट जो है वो स्केड्यूल में लगाए हुए हैं हमने 5 बंदे और कॉस्ट 2 बंदों की आ रही है, तो इन सबको सही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये स्केड्यूल वो आखिरी प्लान होता है जिसके अंदर सारी चीजें आके असरअंदाज होती हैं। मैं अच्छा मजे की बात ये, पहले मैं स्केड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ स्कोप के बाद, हम्म, स्केड्यूल मैं जब पहली दफा शक्ल बनती है स्केड्यूल की, उसके बाद तबाही मच जाती है। टाइम कहता है, कॉस्ट कहती है जी मैंने तो इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास, ये है वो है, आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है स्केड्यूल। फिर जनाब वो रिसोर्सेज कहते हैं, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनकी अपनी बंदिश आ जाती है, उनकी वजह से क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। मेरा मतलब है कि जो चीज, जो नॉलेज एरिया बैठा हुआ है ना यहाँ पर, वो आ जाकर स्केड्यूल पे ही असर डालता है। रिस्क होंगे, उससे रिलेटेड कुछ रिस्क हो रिस्क सकते हैं, है, वो सरअंदाज हो वैसे तो हम्म, बाकी जो नॉलेज एरिया हैं, मतलब इंटीग्रेशन, स्कोप, टाइम, कॉस्ट के अलावा 6 नॉलेज एरिया, उनमें अगर कोई हम्म, तब्दीली हो तो वो स्कोप, टाइम, कॉस्ट को ही असरअंदाज होते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो स्केड्यूल पे पड़ता है। सही, मतलब बिल्कुल स्केड्यूल वो मोम की नाक है जिसे हर कोई मरोड़ देता है। तो सही। जब आप पहली दफा अपना पहला स्केड्यूल क्रिएट करते हैं तो ये ना समझेंगे ये हतमी है, उस हम्म, बेचारे ने अभी हजार हाथ दफा उसकी नाक मरोड़ी जाएगी। और फिर जब आपको एक दफा सुकून हो जाए कि यार और कोई किसी तरफ से कोई शोर खत्म हो गया है, अब कोई भी नहीं कह रहा कि इसको मजीद चेंज करो, तो फिर मैं चुपके से जाके इसे बेसलाइन करवा लेता हूँ। सही। द मोमेंट मैंने पहली दफा स्केड्यूल की शक्ल बनाई से हम्म, लेकर बेसलाइन होने तक एक तबाही का आलम उसमें मचा हुआ था। मतलब बाकी सारे नॉलेज एरियाज तैयार हो रहे थे, वो अपना अपना प्लान बना रहे थे, और साथ साथ वो स्केड्यूल का बेड़ा गर्क करते जा रहे थे, और मैं उसके हिसाब से स्केड्यूल एडजस्ट कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। ये अच्छा, द इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर इज कि स्केड्यूलिंग में आमतौर पे तो जैसे कॉस्ट है या स्कोप है, उसमें तो बेसलाइन होने के बाद फिर मैं चेंज चेंज कॉन्फ़िगरेशन का रिकॉर्ड रखता हूँ ना, कि जी पहली जी। बेसलाइन ये है, दूसरी बेसलाइन ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। मगर हम्म, स्केड्यूल की बदकिस्मती ये है कि इसने सिर्फ बेसलाइन टू बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड नहीं रखना, इसने हम्म, मॉडल टू बेसलाइन रखना है। मॉडल क्या चीज है? स्केड्यूल मॉडल है पहली दफा जब पहली गैंट दफा चार्ट की शक्ल जाहिर होती है, हम्म, पहली दफा। रा एक शक्ल हो जाएगी इसकी, हाँ, जाहिर उसको, होती है वो जो रा शक्ल है ना, टेम्पररी। उसको हम कहते हैं स्केड्यूल मॉडल, प्रोजेक्ट स्केड्यूल सही, मॉडल, ढांचा, ठीक। ढांचा बन गया। जी। अब देखने में वो स्केड्यूल है पूरा, लेकिन उसमें हम्म, बड़ी वेरिएंट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कुछ जरा सी चीज इधर से हिल जाएगी तो बाकी सब चीजें भी हिल जाएंगी। अब जनाब उसके ऊपर बाकी चीजें असर डालती हैं, वो बेचारा हिलता जाता है, हिलता जाता है। हर दफा जब वो हिलता है तो एक नई शक्ल बनती है गैंट चार्ट की, उस नई शक्ल को कहते हैं प्रोजेक्ट स्केड्यूल मॉडल इंस्टांस, कि उसका एक लम्हा। ठीक, ठीक है जी। तो इस तरह ठीक। इंस्टांसेस इंस्टांसेस बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। एक वक्त आता है कि नो मोर चेंजेस आर कमिंग टू द स्केड्यूल, अभी तक मैं प्लानिंग में ही हूँ, हम्म, और अभी जनाब मुझे सही, यकीन हो गया, मैंने सारों से पूछा, मैंने कहा सारे नॉलेज एरिया से, भाई और तो कोई मसला नहीं है, ये स्केड्यूल फाइनल करा दूं, किसी को हम्म, एतराज तो कोई नहीं है। सही, जब वो कहते हैं जी, सब लोग कहते हैं जी बस ठीक है, इसको डन हो गया, तो उस वक्त आप जाते हैं बॉस के पास और उसे कहते हैं सर इसको बेसलाइन कर दें। हम्म, लेकिन ये सही, अब आपने देखा कि मॉडल, पहला मॉडल बनने से लेकर बेसलाइन तक हो सकता है 1,000 दफा चेंजेस हुई हो, इन 1,000 हम्म, चेंजेस का भी कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये स्केड्यूल की खासियत है। सही, अब क्यों रखना हम्म, पड़ेगा? उसकी वजह ये है कि ये जितनी भी कॉन्टीजेंसीज हैं वो नजर आ रही हैं मुझे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो हम्म, सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर बंदे कम हुए थे तो मैंने क्या किया था, और बंदे कम होने पे जो हम्म, किया था, आइंदा अगर मुझे रिवर्ट बैक करके उस प्लान पे जाना पड़े तो मैं वहां ट्रेस बैक कर सकूं। तो कॉन्फ़िगरेशन में रिकॉर्ड होना सही, चाहिए, और मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी में वापस जाना है, कौन से इंस्टांस में वापस जाना है। सही,
इसलिए मुझे सही। हर इंस्टेंस का रिकॉर्ड चाहिए। ये खासियत है जी स्केड्यूल की। इसके बाद जब एक दफा स्केड्यूल सही। फाइनल हो जाता है, बेसलाइन हो भी जाती है, तो फिर एग्जीक्यूशन में जाता है। फिर वहां हो सकता है कि कोई चेंज रिक्वेस्ट आए। चेंज रिक्वेस्ट आपको पता है कि कहीं से भी आ सकती है। अब वो कोई भी चेंज रिक्वेस्ट हो, सही। पता लगे क्वालिटी की तरफ से आई है या स्टेक होल्डर की तरफ से आई है, कहीं से भी चेंज रिक्वेस्ट आई हो, वो चेंज रिक्वेस्ट अगर रिप्रूव हो जाती है और उसका स्केड्यूल पे असर पड़ता है, तो इसकी बेसलाइन तोड़नी पड़ेगी। अगर बेसलाइन तोड़नी पड़ेगी तो ये फिर रबड़ की तरह हिलना शुरू कर देगा, अनस्टेबल हो जाएगा, फिर सारे नॉलेज एरिया इसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे, और फिर दोबारा मुझे स्टेबल होने का इंतजार करना पड़ेगा। ये सारे इंस्टांसेस मुझे सिक्योर करने हैं, और फिर दोबारा जब वो स्टेबल हालत में आता है तो मैं फिर उसको रीबेसलाइन कर लेता हूँ, और ये इस तरह से सिलसिला चलता जाता है। ये मैं बात आपको कहना चाह रहा था कि ये इसमें सबसे नाजुक चीज यही है। तो यहाँ चौथे टास्क में वो कहता है कि डेवलप द स्केड्यूल रिलेटेड कंपोनेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन, स्कोप, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट, जो जो चीजें असरअंदाज हो सकती हैं उन सबको इसके मुताबिक करो। स्केड्यूल उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका प्लान ठीक नहीं है। अच्छा, अब कैसे जी? थ्रू रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? जो आपको मिला हुआ है, जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें देखें क्या, शायद देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, या फॉर दैट मैटर आपको चार्टर में, बिजनेस केस में क्या मिला हुआ है, उन रिक्वायरमेंट्स को देखें। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज इनटू द ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। अच्छा, फिर पांचवा टास्क है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। मकासद क्या है जी आपके स्केड्यूलिंग के? द रोल ऑफ द स्केड्यूलर, ये पहले हमने कभी नहीं पढ़ा। स्केड्यूलर का रोल क्या होगा, स्केड्यूलर का प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए आपको स्केड्यूलिंग का स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पर भी हमें पीएमबीओके में भी इशारा तो मिलता है, लेकिन पीएमबीओके बहुत ज्यादा इसके ऊपर वक्त जाया नहीं करती। एक दो पैराग्राफ लिख के उसने कहानी आगे चला दी है। लेकिन ये जब तक आप वो नहीं पढ़ते स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, उस वक्त आपको ये बात समझ नहीं आती। तो जनाब, स्केड्यूलिंग का प्रोसीजर टू प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स टू फैसिलिटेट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट। ये तो हो गए जी 5 टास्क आपके स्ट्रेटेजी के हवाले से। ठीक, सही। एक मिनट जी, ये क्या हो गया है? ये स्क्रीन को चले मैं अपना वो खोल लेता हूँ आउटलाइन, अगर आपके पास है पीडीएफ, आप अगर ये इस तरह नहीं वर्क कर रहा। दोबारा खोलता हूँ इस फाइल को, क्योंकि ये हिल नहीं रही अपनी जगह से। अच्छा, मैं कह रहा था आपके पास क्यों होगी पीडीएफ जो है, आप अपने खोले, मैं अपनी पीडीएफ खोल लेता हूँ, तो उससे देखते जाएगा। एक मिनट मुझे